विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम बीए सेकंड ईयर के द्वितीय भाग भारतीय संस्कृति के मूल आधार में से एक ऐसा विषय लेके आए हैं जिससे शायद आप भली भांति परिचित हैं। ऐसे साहित्यकार जिनकी रचनाएं हमारे जीवन मूल्यों और आदर्शों को व्यक्त करने के साथ साथ हमारी अमूल्य साहित्यिक विरासत है, और ये हैं महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के संस्कृत साहित्य में हमें तत्कालीन समाज और सांस्कृतिक चेतना के दर्शन होते हैं। महाकवि कालिदास विश्व के सर्वोत्कृष्ट कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिस विषय पर भी महाकवि की लेखनी चली, उसमें कोई भी दूसरा उनकी समता नहीं कर सका। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के प्रमुख रत्न हैं। महाकवि ने अपनी असाधारण काव्य रचनाओं, अनुपम कल्पनाओं तथा अप्रतिम साहित्य ग्रंथों का सृजन कर संस्कृत साहित्य में अभिवृद्धि की। महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष काल के प्रतिनिधि कवि हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ऐसी महान विभूति एवं प्रतिभाशाली महाकवि की जीवनी के संबंध में कोई प्रामाणिक और स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार कालिदास उज्जैन में रहने वाले एक ब्राह्मण थे और शैव मतावलंबी थे। कुछ विद्वान कालिदास के काव्यों और नाटकों में कश्मीर की सुरम्य घाटियों, हिमगिरी की उपत्यकाओं, केसर के लहलाते मनमोहक खेतों आदि का जो वर्णन मिलता है, उसके आधार पर कश्मीर को कालिदास की जन्मभूमि मानते हैं। अनेक बंगाली साहित्यकार उन्हें बंगाल का निवासी बताते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. स्मिथ के अनुसार कालिदास मालवा प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान के निवासी थे। अब इनके काल निर्धारण के संबंध में भी इसी तरह का मतभेद है। कालिदास किस काल और युग के कवि थे, इस संबंध में विद्वानों में तीव्र मतभेद है। कालिदास की स्थिति काल के संबंध में मुख्यतः दो मत प्रचलित हैं, और ये दोनों ही मत उनके नाटकों में विक्रम शब्द का प्रयोग तथा उनका विक्रमोर्वशीय नाटक के कारण है। प्रथम मत के अनुसार महाकवि कालिदास महाराजा विक्रमादित्य की राजसभा में नवरत्नों में से एक थे। इस मत के आधार पर कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। परमार वंशीय महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक हुए थे, जिसने शकों को पराजित करके अपनी विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। कई विद्वान कालिदास को महाराज विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं। जैन साहित्य और कथा सरित सागर में महाराजा विक्रमादित्य का उल्लेख मिलता है। दूसरे मत के अनुसार कालिदास गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, के समकालीन थे। जो विद्वान कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं, उनका तर्क है कि क्योंकि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नामक राजा होने का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, अतः कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही समकालीन थे। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि कालिदास गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका समय 380 से 413 ईस्वी के आसपास है, के समकालीन थे। इस मत को मानने वाले विद्वान कालिदास के इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन होने के संबंध में कई तर्क देते हैं, जो इस तरह से है। पहला तर्क है, कालिदास ने जिस कुमार संभव नामक महाकाव्य की रचना की, वह संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त के जन्म के उपलक्ष्य में की थी। दूसरा,
कालिदास के महाकाव्य रघुवंश में रघु दिग्विजय का वर्णन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में वर्णित समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता था की विजय यात्रा के वर्णन से मिलता जुलता है। तीसरा तर्क, कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में हूण नामक विदेशी जाति का उल्लेख किया है जो गुप्त काल में ही भारत में प्रविष्ट हुई थी। चौथा तर्क है कि कालिदास की रचनाओं में गुप, जिसका मतलब है रक्षा करना, धातु का बार बार प्रयोग संभवतः गुप्त युग का सूचक है। पांचवा तर्क है कि कालिदास के काव्यों में तथा बौद्ध कवि अश्वघोष की रचनाओं में अनेक स्थानों पर उल्लेखनीय समता पाई जाती है। दोनों रचनाओं में कालिदास की रचना निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास ने अश्वघोष का अनुसरण कर अपनी शैली का परिष्कार व सुधार किया। चूँकि अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी है, अतः कालिदास उससे पहले नहीं बल्कि उसके बाद गुप्त काल में ही हुए थे। छठे तर्क के अनुसार 473 ईस्वी के गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में कालिदास की रचनाओं की स्पष्ट झलक मिलती है, जिससे स्पष्ट है कि कालिदास इस अभिलेख से पहले अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय हुए थे। सातवां तर्क, जिस परिष्कृत संस्कृत भाषा सुख, वैभव, शांति, समृद्धि तथा उल्लास में वातावरण का वर्णन जो कालिदास के काव्य में पाया जाता है वह गुप्त काल में ही संभव था, अन्य किसी युग में नहीं। इन सभी तर्कों के आधार पर अधिकांश इतिहासकार कालिदास को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं। तो ये था महाकवि कालिदास का काल निर्धारण, जिसमें लास्ट में यही सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कवि थे। अब चर्चा करते हैं अपन इनके जीवन परिचय के बारे में। तो महाकवि कालिदास के काल निर्णय तथा जन्म स्थान की भांति उनके बाल्यकाल और शिक्षा आदि के संबंध में भी कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती। कालिदास के जीवन वृत्त के संबंध में एक बड़ी रोचक कहानी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि कालिदास महामूर्ख थे। वे पेड़ की जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटने लग जाते थे। वहाँ के राजा की पुत्री विद्योत्तमा समस्त विधाओं और कला में निपुण थी। राज्य के पंडितों ने इस राजकुमारी का मान मर्दन करने के लिए कालिदास को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए थे। पंडितों द्वारा राजा के समक्ष कालिदास के विद्वता की मिथ्या प्रशंसा करने पर राजा ने प्रसन्न होकर अपनी विद्वान पुत्री का विवाह मूर्ख कालिदास के साथ कर दिया। विवाह के बाद जब विद्योत्तमा को कालिदास की जड़ता मूर्खता का ज्ञान हुआ तो उसने कालिदास को बहुत कुछ बुरा भला कह दिया। अपनी पत्नी के तीखे शब्द बाणों से तिल मिलाकर कालिदास घर छोड़कर विद्या अध्ययन के लिए चले गए। अनेक वर्षों तक व्याकरण और काव्य शास्त्र का अध्ययन करने के बाद जब वे घर लौटे तो विद्योत्तमा ने उनका हृदय से स्वागत किया। कहा जाता है कि विद्योत्तमा के स्वागत वाक्य अस्ति काशिच द्वागर्थ को आधार मानकर ही कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना की थी। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि अपनी पत्नी से अपमानित होकर वे घर से सीधे काली के मंदिर आ गए। उन्होंने भगवती के चरणों में अपनी जीभ काट कर रख दी। उनकी इस श्रद्धा और भक्ति को देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा देवी काली की कृपा से कालिदास समस्त शास्त्रों के ज्ञाता और महान कवि बन गए। ऐसा भी कहा जाता है कि देवी काली की आराधना और कृपा से ज्ञान प्राप्ति होने के कारण ही उनका नाम कालिदास पड़ा। लेकिन इस प्रकार की किंवदंतियों का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है जिससे कि इन्हें स्वीकार किया जा सके। इन किंवदंतियों के संबंध में प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का ये कथन उचित ही लगता है कि ये अधिकांशतः निर्मूल एवं निराधार हुआ करती हैं
और तथ्य से इनका कोई संबंध नहीं होता। जहाँ इतिहास अधूरा रह जाता है या मौन हो जाता है, वहाँ इस प्रकार की गाथाएं गढ़ लेना साधारण सी बात है। यदि प्रचलित किंवदंतियों को अलग कर दें तो इतना स्पष्ट अवश्य हो जाता है कि कालिदास ने अनेक वर्षों तक विद्या अध्ययन करके सभी शास्त्रों व व्याकरण में निपुणता प्राप्त की थी और बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर अनेक ख्याति प्राप्त ग्रंथों की रचना की थी, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।